तो बच्चों हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है सेट 1 उसका सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स के जितने भी उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं सबका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और साथ के साथ हम समझते चलेंगे कि किस क्वेश्चन में वो सोल्यूशन क्यों किया जा रहा है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं काफ़ी बेटर अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तो उसके लिए आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप उस लेवल की तैयारी कर पाएंगे। वरना आपका हमेशा पेपर का जो लेवल है जिस बेसिस पे आप तैयारी कर रहे हैं वो डाउन ही रहेगा, क्योंकि सीबीएसई हमेशा थोड़ा सा लेवल अप करती है हर साल। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक सोल्यूशन देखिएगा और जो भी आपको डाउट आए वो हमें आप कॉमेंट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक भी डाला हुआ है, वहां जाकर आप पीडीएफ देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट पोजीशन x in front of a concave mirror an enlarged and virtual image was formed। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या बोला जा रहा है। इसकी सिर्फ बॉटम लाइंस हम लोग लिखेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जो कि x पोजीशन पर रखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड एट पोजीशन x। फिर उसके बाद बोला गया है ये जब रखा जाता है तो इसके सामने लगाया गया है कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगा दिया। अब इसके लगाने से इन्होंने बोला है एक एनलार्ज्ड इमेज बनती है, काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज, और ये जो इमेज बन रही है इसका इन्होंने नेचर दिया है इट्स अ वर्चुअल इमेज। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज एक्स करेक्टली। यहाँ पर इन्होंने बोला है ये जो एक्स पोजीशन है विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन बोला है बच्चों, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक रफली रे डायग्राम बना रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, ठीक है, और जहाँ ये रखा गया है उस पोजीशन को इन्होंने बोल दिया है एक्स। जैसे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है बच्चों तो ये पोजीशन है x। अब इन्होंने बोला है जब ये पोजीशन x पे रखा है कॉनकेव मिरर के सामने तो इमेज जो बन रही है वो एक तो एनलार्ज बन रही है, यानी इसकी इमेज जो है काफ़ी बड़ी बन रही है। और इमेज कैसी बन रही है बच्चों? वर्चुअल। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 ये जो 2 पॉइंट दिए हैं इन्हीं से हम लोग सोल्यूशन पता करेंगे कैसे। सबसे पहले वर्चुअल इमेज बनने का मतलब क्या होता है, आप लोगों को ये सारे केसेस आने चाहिए। रे डायग्राम के जो केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, वर्चुअल इमेज का बनने का मतलब होता है बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज बन रही है वो शीशे के अंदर बन रही है, तभी वो वर्चुअल हो सकती है। क्योंकि जितनी भी इमेजेस यहाँ बनती थी वो सब पहली बात तो इन्वर्टेड होती थी और रियल होती थी। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज का मतलब हो गया कि इमेज इस बार अंदर है शीशे के, एनलार्ज यानी काफी बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो ये जो केस था बच्चों सिर्फ एक ही केस था कॉनकेव मिरर के लिए, और वो केस था व्हेन ऑब्जेक्ट। सॉल्यूशन अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, यानी मैंने क्या देखा, मैंने ये 2 कंडीशन रीड करी, वर्चुअल बन रही है, एनलार्ज बन रही है। तो ये वाला कंडीशन तो सिर्फ 6 में से एक ही केस में था। अब आपको जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिन्होंने रे डायग्राम्स नहीं पढ़े हैं, शायद उनके लिए टफ हो समझना कि सर ये क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोग ये चैप्टर पढ़िएगा तब इस सोल्यूशन को आप लोग समझे। यहाँ पर अब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो यहाँ पर ये कब बनता था, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब भी कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाता था कहीं भी, तो वहां हमें हमेशा एक वर्चुअल और एनलार्ज इमेज मिलती थी। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसके पास है ऑप्शन ऐसा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। आई होप आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए हमेशा जय माता दी काम नहीं आता है। आपको सिंपली पहले तो ये देखना है जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें क्या हमको गिवन है, क्योंकि कभी कभार गिवन पढ़ने से सॉल्यूशन इतनी जल्दी सामने आता है कि आप लोग खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप लोगों ने सॉल्यूशन किया। तो इसीलिए आप लोग पहले चैप्टर पढ़िए अच्छे से, एक एक टॉपिक को पढ़ें, देन आप एमसीक्यूज ट्राई करा करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है इस पीडीएफ में, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है द फेस ऑफ द मून दैट इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड नियर साइड। यानी आप लोगों ने देखा होगा जब आप
मून को देखते हैं, ठीक है, यानी आप अर्थ पे से जब मून को देखेंगे बच्चों, ये है मून, चंदा मामा। अब जब आप इस चंदा मामा को देखते हैं, जो साइड आपको दिखती है, ठीक है, वो आपके लिए होता है नियर फेस, यानी वो वाला फेस मून का आपके लिए पास है, ठीक है, नियर फेस या नियर साइड कह सकते हैं। अब इन्होंने बोला है जो मून का फेस हमें इनविजिबल है, यानी इसके पीछे वाला पार्ट जो होगा वो क्या है, हमारे लिए फार साइड है, एंड दैट इज इनविजिबल फॉर अस, इनविजिबल, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब यहां पर इन्होंने बोला है व्हाट कलर वुड द स्काई appear to an astronaut standing on the far side of the moon and why। इन्होंने बोला बच्चों जो इसके पीछे, यानी ये वाला साइड तो हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये रीजन सभी को पता होगा। पहले तो आप मुझे बताइए कमेंट डाउन करके कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ मून का साइड दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख पा रहा है, तो थोड़ा सा ये आया है क्वेश्चन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है जो पीछे का साइड है, जैसे सपोज करिए आपका मून है और मून का आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये आपके लिए हो गया नियर साइड, और इसकी जो पीछे वो आपको इनविजिबल है, वो दिख ही नहीं रहा, तो ये हो गया इसका बैक साइड। अब बैक साइड पे कोई एस्ट्रोनॉट है जो कि देखता है मून के एटमॉस्फेयर को, तो उसको एटमॉस्फेयर कैसा लगेगा, तो इसका आंसर सिंपल होगा, दैट इज सॉल्यूशन में लिख रहा हूं अभी यहाँ ब्लैक। तो एस्ट्रोनॉट को जो स्काई दिखाई देगा, इन्होंने यही पूछा था व्हाट कलर वुड द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून एंड वाई। इन्होंने बोला है जो एस्ट्रोनॉट फार साइड यानी जो बैक साइड खड़ा हुआ है उसको स्काई का कलर कैसा दिखेगा और क्यों, तो आंसर लिखेंगे ब्लैक, बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग, यहाँ वहां पर कोई लाइट ही नहीं स्कैटर करेगी, बिकॉज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, बट ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ऑप्शंस के थ्रू हमें जाना है, ये तो हमने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लिखा है। अब इसमें देखिए ऑप्शन सी और डी में आप देख सकते हैं, सी में है ब्लैक एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून टू स्कैटर सनलाइट, डी है ब्लैक सनलाइट डज नॉट फॉल ऑन द फार साइड ऑफ द मून। तो यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल आंसर है बच्चों वो सी है, आंसर सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे से बोला है देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द मून टू स्कैटर सनलाइट, यानी वहां पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं जिससे वहां से जो लाइट आके स्कैटर करे, क्योंकि स्कैटरिंग के लिए एटमॉस्फेयर होना नेसेसरी है, पार्टिकल का होना, तो वहां पार्टिकल है ही नहीं जिससे लाइट आकर वो फैलेगी। और इन्होंने बोला हुआ है डी में ब्लैक एज सनलाइट डज नॉट फॉल ऑन द फार साइड ऑफ द मून, ये इतना सुटेबल नहीं है, सी ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि अगर आपको ब्लैक कलर की बात चल रही है तो कलर स्कैटरिंग से ही दिखता है बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग टिक करेंगे यहाँ पर। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कमेंट डाउन करके अपना क्वेरीज पूछते रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट्स एमसीक्यू। देखिए दो ही दिए हैं उन्होंने फिजिक्स के, ये मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ फिजिक्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज असर्शन एंड रीजन। अब देखिए असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 19, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब बच्चों हम सेक्शन ए के क्वेश्चन 19 पर आ रहे हैं, दैट्स असर्शन एंड रीजन प्रॉब्लम। अगर बच्चों आपने सभी चैप्टर्स नहीं पढ़े फिजिक्स के, जैसे इसमें टोटल 4 चैप्टर है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, अगर आपने मान लीजिए 2 और 3 चैप्टर कवर किए हैं तो आप उन्हीं के सॉल्यूशंस यहाँ देखें, जिससे आपको वहां से भी एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वो क्या उनके सॉल्यूशन क्या हमें समझ में आ रहे हैं जो सीबीएसई ने क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। तो अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं मोर देन इनफ है। जब आप पूरा ही फिजिक्स पढ़ लें तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 19 पर हम लोग आते हैं, पढ़ लिया होगा सभी ने, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए बॉटम्स लाइंस में लिखूंगा यहाँ पर जिससे हम क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। असर्शन में बोला जा रहा है iron fillings scattered around a straight current carrying conductor in a plane perpendicular to the length of conductor arrange themselves in the concentric circle। यहाँ पर कहा जा रहा है आयरन फिलिंग, जैसे सब लोग जानते हैं ये आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड आपने क्या करा है आयरन फिलिंग डाल दिया, आयरन का पाउडर ऐसे करके डाल दिया है। अब क्या होता है, इन्होंने बोला है जब इसमें करंट पास होता है तो ये जो आयरन फिलिंग होती हैं ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेती है, यानी बहुत सारे सर्कल बनते हैं यहाँ आयरन फिलिंग के और सबका कॉमन सेंटर होता है, तो ऐसी रिंग्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। अब ये जो रिंग्स बन रही है, इन्होंने बोला ये जो रिंग्स बन रही हैं ये वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर बन रही हैं, तो क्या ये सही बात है?
एकदम सही बात है भाई, असर्शन एकदम सही है, असर्शन इज करेक्ट, विदाउट अ डाउट वी विल टेक यस। असर्शन में क्या कमी है आप मुझे बताइए जरा, कोई कमी आपको दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही, क्योंकि जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आपको इस चैप्टर के बच्चों वीडियो लेक्चर चाहिए, हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जाता है तो वो क्या बनाता है अपने अराउंड? मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में होती है, और वो रिंग्स क्या करती हैं? आयरन फिलिंग को ही उसी मैनर में अलाइन कर लेती हैं। अब यहाँ पर ये जो रिंग बनती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रिंग्स इस तरीके से बन रही हैं। तो ये जो रिंग्स का प्लेन है ये वायर के परपेंडिकुलर है, तो यही लाइन ये बोल रहे हैं, तो असर्शन एकदम हमारा करेक्ट है। चलिए अब रीजन पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रीजन में ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है, क्योंकि डायरेक्शन निकालना आप लोगों ने सीखा है ना, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, और इसका मैग्नीट्यूड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना फॉर डिफरेंट रिंग एंड स्ट्रेट वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये दोनों होते हैं। ये भी कैसा स्टेटमेंट है? एकदम करेक्ट, इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए, पहले हम लोग जब असर्शन रीजन करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम असर्शन रीजन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमेशा पढ़ते वक्त पहले तो हम उनका करेक्टनेस चेक करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं क्या वो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है या नहीं। जब आप दोनों का करेक्टनेस चेक कर लें, मान लीजिए ये भी करेक्ट आया और ये भी करेक्ट आया, तो उसके बाद इसमें एक ऐसा ऑप्शन होता है जो ये कहता है कि दोनों करेक्ट है, रीजन इसका एक्सप्लेनेशन है, और दूसरा कहता है रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इनमें से फिल्टर आउट आपको करना है कि कौन सा यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, इन्होंने बात करी है कि ये जो रिंग्स बन रही हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं वायर के, और ये बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के पास दोनों चीजें होती हैं। अब यहाँ पर बच्चों रीजन का इससे क्या कनेक्शन? डज इट मेक एनी सेंस ओवर हियर? आंसर इज नो, क्योंकि इस बात का इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जिससे ये रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा हो। इस वाली बात को कोई एक्सप्लेन यहाँ कर पा रहा है क्या? नहीं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन होगा यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, सोल्यूशन में लिख रहा हूं बच्चों अब यहाँ बी, ऑप्शन बी। इस तरीके से आप चेक करा करिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका वही चलेगा, फिर तुक्का आप गैस करेंगे, तो इसलिए उससे बेटर है चीज़ों को पढ़ लीजिए, यू स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी। तो इसलिए ये आपका सोल्यूशन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका बच्चों सेक्शन ए डन एंड डस्टेड, इट्स टाइम फॉर सेक्शन बी। सेक्शन बी पर आ जाते हैं, फटाफट से नोट करना हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेक्शन बी का सोल्यूशन देखिएगा। अब एमसीक्यू नहीं है ये है अब थ्योरेटिकल आपका पोर्शन, जिसमें न्यूमेरिकल के साथ आपको थ्योरी का कॉम्बो मिलेगा। लेट्स बिगिन। सेक्शन बी में पहले सर्च करिए फटाफट से, पीडीएफ खोलिए बच्चों, देखिए कहाँ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिजिक्स का, दैट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन 24 का सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। करने से पहले रीड कर लीजिए इसे, रीड इट आउट एवरीबडी। सर्च मिरर्स आर मिरर्स दैट आर यूज्ड टू लुक फॉर हिडन ऑब्जेक्ट्स underneath the car as shown. The hidden objects can be easily spotted as the mirror provided a wider field of view. इस क्वेश्चन में बच्चों बोला जा रहा है जो कार का आपका बॉटम पोर्शन होता है वहां पर अगर कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट हिडन है, आप देखना चाहते हैं, तो उसको देखने के लिए ये लोग एक मिरर यूज कर रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो मिरर है, क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर जनरली यूज टू मेक सर्च मिरर्स। इन्होंने बोला ये जो सर्च मिरर्स होते हैं, ये जो लगाया जा रहा है कार के नीचे, ये कौन सा मिरर है? इज इट प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स? नेक्स्ट ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द टाइप ऑफ मिरर आइडेंटिफाइड इन ए। इन्होंने बोला हुआ है जब आप ये पता कर लें कि ये मिरर कौन सा है, तो इसी पर बेस्ड एक रे डायग्राम बनाकर दिखाइएगा कि किस ये सिचुएशन से मैच करता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो हमारे सर्च मिरर्स होते हैं इनमें कौन सा मिरर्स लगा होता है?
जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों अपने टीचर के थ्रू या कहीं से भी, तो यहाँ पर आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे सर्च मिरर्स होते हैं इनमें लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब क्यों लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए कॉनकेव मिरर हम लोग क्यों नहीं लगाते हैं, पहले ये समझिए बच्चों। कॉनकेव मिरर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लगा रहे हैं सर्च मिरर में? पहली प्रॉब्लम तो ये है, ये मेजॉरिटी केसेस जो होते हैं इसके अंदर, मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो आपको ऑब्जेक्ट देखने में डिफिकल्टी फील होगी। आप एक ह्यूमन है, रोबोट तो है नहीं। जब आप इसे लगाएंगे तो इन्वर्ट इमेज बनेगी, तो उससे आप ढंग से प्रॉपर वे में कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हिडन है किधर साइड। तो इसलिए कॉनकेव मिरर को हटाया जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर क्यों कॉनकेव मिरर में? तो एक केस ऐसा भी होता है जहां पर एकदम वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, बट बच्चों वहां प्रॉब्लम ये होती है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है वो हमारा मैग्नीफाइड हो जाती है, और मैग्नीफाइड होने की वजह से वो जो हिडन ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा दिखेगा कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता लग पाएगा उस ऑब्जेक्ट का साइज कहाँ है, किस जगह वो स्टक है, ये सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को पकड़ते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में एक काफी अच्छी चीज थी जो मैंने आपको रे डायग्राम के थ्रू समझाई थी। अब जो कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर ये है कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो हमने पढ़ा था एक रे जाएगी पैरेलल, जो कि क्या हो जाती है बताइए, ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, डाइवर्ज, और एक रे को हम पास करा रहे हैं पोल से रिफ्लेक्शन हो जाता है इस तरीके से। जब आप ये दोनों रेस को मीट कराते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक इमेज फॉर्म हो जाती है। यहाँ तो फोकस होगा क्योंकि ये रे फोकस पे ही मीट करती है, तो आपकी इमेज देखिए यहाँ पहुंच जाएगी। अभी इमेज कैसे दिख रही है, क्या इरेक्ट है, वर्चुअल है, क्या स्मॉलर है? तो ये आपका बेस्ट केस होता है सर्चिंग के लिए। सर्चिंग के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, सीधा ही दिखे जो कि दिख रहा है, एकदम इतना भी मैग्नीफाइड नहीं है। इस केस से आप ज्यादा व्यू ले पाएंगे, जो आपका बॉटम पोर्शन है कार का उसका ज्यादा व्यू ले पाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टक है तो वो किस पाइपलाइन किस जगह स्टक है। तो ये थोड़ा प्रॉपर केस होता है। ये आपका रे डायग्राम हो गया, ये बनवाने के लिए बोल रहे थे कि बना के दिखाना, तो आंसर होगा पहले पार्ट का कॉन्वेक्स मिरर, और सेकंड पार्ट में बोला है कि वो जो केस आपने ढूंढा उसका रे डायग्राम और बनाइए, तो रे डायग्राम आपके सामने है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है बच्चों। तो ये आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कैसे हम लोग ये सॉल्यूशन करते जा रहे हैं वन बाय वन, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको भी ऑब्जर्व करिएगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दैट्स क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बच्चों 25 क्वेश्चन पे आ जाइए, देख लीजिए स्क्रीन पर है। इसमें एक डायग्राम है, हमेशा याद रखिएगा जब आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो इस तरह के, तो आप डायग्राम जरूर बना के आएंगे। कभी कभी बच्चे डायरेक्ट सॉल्यूशन करने लग जाते हैं, ये बहुत ही गंदा प्रेजेंटेशन होता है। तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी में सॉल्यूशन करने से भी पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर है बैटरी जिसका 12 वोल्ट पोटेंशियल है, 2 ओम रजिस्टर है, बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है, पैरेलल में एक और रजिस्टर लगाया है इन्होंने, दैट्स हैविंग 4 ओम रेजिस्टेंस। इट्स अ एमीटर, एमीटर का काम जानते हैं आप लोग, यूज्ड टू मेजर करंट। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला एक सर्किट गिवन है, विच अमंग द 4 एमीटर्स कैन शी यूज फॉर द सेम, शो योर कैलकुलेशन। इन्होंने बताया बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है, रजिस्टर है, एमीटर है, बैटरी से करंट जा रहा है। अब इन्होंने बोला है कि इसमें जब ये करंट फ्लो करेगा तो एमीटर करंट की रीडिंग मेजर करेगा, ठीक है। अब इन्होंने 4 एमीटर दिए हुए हैं, 4 एमीटर्स की रीडिंग है, टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एमीटर दे रखे हैं PQRS, मिनिमम रेंज यानी मिनिमम सबका 0 ही है, मैक्सिमम रेंज कितना है 1 मिली, 10 मिली, 1 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो आपको बताना है कौन सा एमीटर इस सर्किट में लगाया जाए जिससे जो बैटरी से करंट आ रहा है वो मेजर कर ले। तो इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एमीटर को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा पहले। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ये 12 वोल्ट की बैटरी कितना करंट इस सर्किट में फ्लो करा रही है। पहले ये काम पूरा कर लेते हैं। देखिए ये बल्ब जो है बच्चों, बल्ब को मैं कुछ देर के लिए ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पर बल्ब को हटा के एक रजिस्टर लगा रहा हूँ जो कि कितने का है 8 ओम, और इसके पैरेलल में भी एक कनेक्ट है जो कि है 4 ओम, यहाँ भी एक कनेक्ट है दैट्स 2 ओम। बैटरी लगा दीजिए, इधर है एक एमीटर
इसको लगा दें। अब ये क्वेश्चन बन गया, किस चैप्टर का बन गया क्वेश्चन? इलेक्ट्रिसिटी का, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको ढूंढिए फटाफट से, ये दोनों किस में हैं बच्चों? दीज आर इन पैरेलल। कैसे पता? जब करंट जाएगा तो करंट क्या इस जंक्शन से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल। और करंट डिवाइड होने का मतलब दैट्स पैरेलल अरेंजमेंट। अब पैरेलल अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है? 1/RP इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। स्टार्ट टेकिंग एलसीएम, यू विल गेट 8 एज ए एलसीएम, 1 प्लस 2 3/8। जस्ट रिवर्स इट, यू विल गेट पैरेलल 8/3 ओम। अब जब इतना आ गया, अब आप एक न्यू सर्किट बनाइए, इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके 8/3 ओम बना। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएं जिसका वैल्यू है 8/3 ओम, और यहाँ पर है 2 ओम। सभी बच्चे सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, पता लगे कि आप इंस्टा पर अपने मैसेजेस स्क्रॉल कर रहे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब टाइम नहीं बचा है आपके लिए। आप सभी को पता है अगर आप इस तरीके से टाइम वेस्ट करेंगे, यू ऑल नो वेरी वेल दैट योर बोर्ड एग्जाम आर अराउंड कॉर्नर्ड। सो एवरीवन ट्राई टू शो योर सीरियस पार्ट फॉर योर स्टडीज। सो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कैसे इसे कर रहे हैं, एक एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करिएगा। अब देखिए 8/3 2, अब ये दोनों किस में हो चुके हैं? आपको पता लग गया होगा किस में है बच्चों? सीरीज। क्यों है? करंट जा रहा है, देखिए मुड़ के, जितना करंट यहाँ से गया होगा उतना ही यहाँ से, तो करंट बिना डिवाइड करे स्ट्रेट पहुंच गया वहाँ, तो ये है सीरीज में। सीरीज में हम लिखेंगे RS इक्वल टू 2 प्लस 8/3। एलसीएम ले लीजिए 3, ये हो जाएगा 6 प्लस 8, कितना हो गया? 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14/3 ओम। यही आपका टोटल होगा। आर टोटल वी कैन से 14/3 ओम। ये आपका बच्चों टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब जब ये टोटल आ गया आपका रेजिस्टेंस, तो करंट निकालने में अब क्या है? इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले टू फाइंड करंट। करंट देखिए कैसे निकलेगा। करंट को हम लोग कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ का यूज करके, I इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना है? 12। रेजिस्टेंस कितना आया? 14/3। 3 को ऊपर फेंकिए, 12 इंटू 3/14। स्टार्ट कैंसलेशन, 2 6 2 7, यू विल गेट 18/7। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 18/7, 7 एंड 18, 7 2 14, 4 डेसिमल 0, 7 5, यू विल गेट 2.5 एम्पियर। तो बच्चों आपको करंट देखिए इतना मिल रहा है, यानी बैटरी अगर इतना करंट निकाल रही है तो यहाँ पे एमीटर कितना रीड करेगा? 2.5। इसको रीड करना चाहिए 2.5 यूनिट, देख लीजिएगा एम्पियर। अब सर्च करिए इस 4 एमीटर में से कौन सा एमीटर हम लगा सकते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए एमीटर 1 लगाएंगे क्या? क्यों? मैक्सिमम रेंज ऑफ 1 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर तो काफ़ी कम है। ये क्या है? एम्पियर। तो पहला गया काम से। क्यू पे आ जाइए, क्यू भी नहीं होगा क्योंकि मिली एम्पियर वाले तो हमें लेने ही नहीं है बच्चों, हमारा आंसर एम्पियर में है। आर पे आइए, आर आपके पास है 1 एम्पियर, तो ये आ रहा है 1 से ग्रेटर, तो ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा, ये भी हटाइए। एस में आ जाइए, एस है 0 से 10 एम्पियर तक, और 10 एम्पियर के बीच में ही कहीं आ जाएगा नंबर, तो हम यूज करेंगे इसमें एस एमीटर, क्योंकि इसको यूज करने से ही हमारा ये करंट मेजर हो पाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हियर वी विल यूज एमीटर एस। तो यहां पर हम बच्चों यूज करने जा रहे हैं एमीटर एस को, जिससे रीड करेगा हमारा 2.5 एम्पियर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में ही एक और क्वेश्चन है, और का क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। इन्होंने क्वेश्चन दिया है, चैप्टर बताइए किस चैप्टर से है ये? दैट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक हेलिकल रिंग बनाई है इन्होंने कॉपर वायर से। अब यहाँ पर बैटरी लगा दी है, चलिए लगा देते हैं। बैटरी लगाने के बाद इन्होंने इसमें 2 पॉइंट मार्क किए हैं, P एंड Q, ये रहे, ठीक है। अब बोला जा रहा है फर्स्ट पार्ट, हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कंपेयर विद फील्ड Q, जस्टिफाई योर आंसर। इन्होंने बोला बच्चों कि यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट है इस रिंग के अंदर, हेलिकल रिंग है ये, हेलिकल शेप में P और Q 2 पॉइंट है, तो किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? देखिए मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैंने आपको एक बात बोली थी, जब भी कभी भी करंट आप इसमें पास करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है बच्चों वो होती है यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। और अगर यहाँ पे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, तो हमेशा याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड भी आपको कैसी मिलेगी? सेम। मैग्नेटिक फील्ड सेम एट पॉइंट P एंड Q। यहाँ पर आपको सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है, ये होगा आपका आंसर।
तो बच्चों यहाँ पर हमने जब सोलेनॉइड का केस पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड बनती है वो यूनिफॉर्म एंड पैरेलल होती है और हर जगह फील्ड सेम इंटेंसिटी का होता है, तो इसलिए वही आंसर मैंने लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड सेम एट पॉइंट P एंड Q। दिस वन इज योर आंसर। आगे पढ़ते हैं, एक और पार्ट इन्होंने पूछा है, स्टेट वन वे इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल कैन बी चेंज्ड। इन्होंने बोला बच्चों कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें बदलनी है तो कैसे बदल सकते हैं, क्या फैक्टर यहाँ पे बदला जाए जिससे फील्ड बदले। तो देखिए कई सारे रीजन है, आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स हेलिकल रिंग के चेंज किए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज मिलेगी। टर्न्स ज़्यादा करोगे फील्ड ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सोलेनॉइड का फील्ड के क्या पढ़ा था आप लोगों ने, NI पढ़ा था ना, नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल और करंट के प्रोपोर्शनल। और दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, इफ वी चेंज करंट, और अगर हम करंट को चेंज करें तब भी हमें क्या मिलेगा, चेंज मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, सर्च करिए कौन सा है अगला क्वेश्चन इसमें फिजिक्स का बच्चों। दैट्स क्वेश्चन नंबर 31। फ्यू मोर क्वेश्चंस लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 31 फटाफट से रीड करें। कुछ इस प्रकार है, ये किस चैप्टर से है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया P एंड Q आर दिस एंड दिस। चलिए लिख लेते हैं पहले गिवन। देखिए जब भी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर सबसे पहले गिवन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उसी से हम लोग सॉल्यूशन किल कर पाते हैं, इस बात का ध्यान दें सभी। तो यहाँ पर लिखें आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के कई सारे सिंबल होते हैं, इन्होंने NP बोला है, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी बना सकते हैं μP। कितना है 1.33। एक मीडियम है P नाम का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, Q नाम का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.52 है। यूनिट नहीं होता इनका, याद रखिएगा। अब बोला जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड जो है लाइट की मीडियम P में वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आगे बोला है ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट है व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Q, यानी आपसे पूछा लाइट की स्पीड बताइए मीडियम Q में कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब कोई फॉर्मूला आपको याद है इस चैप्टर का, देखिए एक फॉर्मूला था, ये रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का जो रेशो होता है μP/μQ, ये बराबर होता है वेलोसिटी के रेशो के VQ/VP। अगर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स P का लिख रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी आती है Q की, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वैल्यूज पुट करें, μP कितना है 1.33, μQ कितना है 2.52, वेलोसिटी Q फाइंड करना है, वेलोसिटी P 2 × 10⁸। अब आप कैलकुलेशन खुद करके सॉल्व करिएगा, यू विल गेट आंसर। आई होप ये हिंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगी, इसी से आप लोग आसानी से कैलकुलेट करना। अब देखिए बी पार्ट है इसमें, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम P to Q इज 0, देन व्हाट विल बी द पाथ ऑफ लाइट इन द मीडियम Q। इधर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको कोई मीडियम है, ठीक है, ये पहला मीडियम है P, ये दूसरा मीडियम है Q। अब इन्होंने बोला एक लाइट आ रही है 0 डिग्री इंसिडेंस एंगल पे। 0 डिग्री इंसिडेंस एंगल देखिए बच्चों ये होता है, लाइट जब इस तरीके से आएगी तो नॉर्मल भी आप इसी के ऊपर बनाएंगे तो कुछ एंगल क्रिएट ही नहीं हुआ, आई कितना है 0। और जब लाइट किसी मीडियम के 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है बच्चों, तो वहां पर वो लाइट बिना डेविएशन के स्ट्रेट चली जाती है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इन Q लाइट विल गो अनडेविएटेड, यानी वो बिना डेविएट करे मूव कर जाएगी, कुछ ऐसे। ये आपका है बी पार्ट का सॉल्यूशन। 32 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रीड कर लीजिए बच्चों फटाफट। कावेरी नाम की एक स्टूडेंट है, उसने जो है एनर्जी रीड करी है अलग अलग बल्ब की। अब इन्होंने बोला है शी कनेक्टेड अ बल्ब ए हैविंग, एक बल्ब ए है हमारे पास जिसमें इन्होंने कुछ दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है उस बल्ब का 100 ओम, और फिर उसके बाद बच्चों वो बल्ब जो है 240 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट है, ये वोल्टेज दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट है आपके पास, फर्स्ट पार्ट है हाउ मच एनर्जी विल शी कंज्यूम बाय द बल्ब इफ इट इज कैप्ट ऑन फॉर 4 आवर्स ईच डे फॉर अ वीक। इन्होंने बोला है एनर्जी आपको निकालना है उस बल्ब का, अगर ये बल्ब 4 घंटे चलता है ईच डे फॉर अ वीक, हफ्ते में ये हर रोज 4 दिन चल रहा है, तो आप एनर्जी बताओ ये कितना लेगा, और आंसर अपना किलो जूल में लिखिएगा। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
बहुत सिंपल है, देखने से लग रहा होगा सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, डरिएगा नहीं। तो देखिएगा बच्चों, इस एनर्जी को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी का आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड I²RT। इस मेथड से आप एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं, बट इससे भी बेटर एक और फॉर्मूला, अगर आप I²R को पावर बोलते हैं, क्योंकि ये पावर का फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा पावर इंटू टाइम। इससे और जल्दी आप कैलकुलेट करेंगे। अब बल्ब का पावर कैसे निकालेंगे आप लोग? पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों V²/R, ठीक है, क्योंकि आपको वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो उन्हीं के टर्म में फॉर्मूला ढूंढिएगा। कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, P = VI, I²R, V²/R, ये सब। अब जब यहाँ पर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वोल्टेज है 240 का स्क्वायर अपॉन 100। इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन कर इसका आंसर कुछ अप्रॉक्स आएगा, दैट्स 576 वॉट। यहाँ पर आपको बच्चों इतना पावर मिल जाएगा इस बल्ब का। ये जो बल्ब है ये इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अब एनर्जी पर आते हैं। पावर लिखिए 576। टाइम आपको 4 घंटे फॉर अ वीक, 4 घंटे के लिए ऑपरेट है हर रोज वीक में। तो यहाँ पर वीक में 7 डेज होते हैं, 4 घंटे के लिए चल रहा है, और आवर्स को सेकंड में करें 60 × 60 से। तो ये बच्चों टाइम का कैलकुलेशन मैंने किया है। 4 घंटे वीक की बात है, उतना नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लाई, और 1 आवर, ये आर में है ना 4 आवर, तो आर को सेकंड में लाने के लिए 60 × 60। यू विल गेट आंसर ऑटोमेटिकली इन किलो जूल। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आंसर आप लोग बेटा खुद सॉल्व कर लीजिएगा इसका। अब इन्होंने बी पार्ट बोला, कावेरी कनेक्ट अनदर सिमिलर बल्ब बी इन सीरीज विद बल्ब ए एंड कनेक्ट the combination to a 240 supply. Will there be any change in the brightness with which bulb A glows now? Explain mathematically. देखिए इन्होंने अब क्या किया है, बी पार्ट का सोल्यूशन है, इन्होंने वो जो बल्ब था ए उसे कनेक्ट किया है एक अनदर बल्ब बी के साथ, और जो दोनों बल्ब हैं कितने वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिए हैं, 240 वोल्ट सप्लाई से इन्होंने कनेक्ट कर दिए। और इन्होंने ये बोला ये जो बल्ब है सिमिलर है, सिमिलर मतलब सेम, जो रीडिंग इसमें थी वही रीडिंग इसकी है। इन्होंने बोला कि क्या कोई ब्राइटनेस में चेंज आएगा, ये जो बल्ब लगा हुआ है बी के लगाने से क्या ए की ब्राइटनेस में कोई चेंज दिखेगा? अगर दिखता है तो मैथमेटिकली बताइए। आप लोग पहले यहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकालें। टोटल रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ निकालते हैं तो आपको कितना मिलेगा, ये 100 है, 100 ओम, इधर भी आपको 100 ओम दिया है, यू विल गेट 200 ओम। अब अगर मैं कहूँ टोटल पावर कितना होगा इस अरेंजमेंट का, दोनों बल्ब मिलके कितना पावर ले रहे होंगे, सेम है ना ये दोनों, टोटल निकालेंगे आप पावर V²/R। यहाँ टोटल लिखेंगे और यहाँ पर वोल्टेज भी टोटल, वोल्टेज टोटल कितना है 240 और रेजिस्टेंस टोटल 200। जब आप बच्चों टोटल पावर निकालते हैं तो आपको आंसर कुछ मिलेगा 288। ये आ गई टोटल पावर। अब आपको चाहिए इस बल्ब की पावर, ठीक है, पावर बल्ब ए की। जब आप बल्ब ए की पावर लिखेंगे, जब इससे कनेक्ट किया है सीरीज में, तो देखिए टोटल इतना है, 2 बल्ब हैं सेम है एकदम, तो हाफ कर देंगे तो इस बल्ब की पावर आ जाएगी 288 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 144 वॉट। अब ध्यान से सुनिए, अभी तक जब बल्ब अकेला था, देखिए इस केस में फर्स्ट पार्ट में हमारा बच्चों बल्ब अकेला था तो पावर कितनी आई 576। अब इसी बल्ब को जब बी से कनेक्ट किया तो इसी बल्ब की पावर आ गई 144। तो हमने देखा पावर रिड्यूस्ड हो गई, पावर जो है बल्ब की कैसी होगी, रिड्यूस्ड। और पावर कम होने से क्या कम होता है, पावर प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। अगर हमारा पावर कम हुआ है बच्चों तो ब्राइटनेस भी कैसी हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राइटनेस डिक्रीजेज। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग आ जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है 33 तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए सॉल्यूशन की तरफ। इन्होंने बोला है विजय कनेक्ट 3 बल्ब। विजय ने 3 बल्ब लगाए हुए हैं PQR, और किस अरेंजमेंट में लगाए हुए हैं, सीरीज में। अब आगे बोला जा रहा है एक बैटरी से 2 डिफरेंट वेज, 2 तरीके से इन्होंने लगाए हुए हैं, फिगर में दे रखा है। अब इन्होंने बोला है केस 1 ऑल 3 बल्ब ग्लो। केस 1 में सभी बल्ब जल रहे हैं, केस 2 में क्या होता है, बल्ब P और R सिर्फ जल रहे हैं। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द बल्ब Q टू नॉट ग्लो। तो देखिए इन्होंने बोला है इधर ये 3 बल्ब लगे हुए हैं लाइक दिस विद अ बैटरी, और इधर ही सेम अरेंजमेंट है, बट इन्होंने थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया है। चेंज है, इन बल्ब की नाम भी लिख लेते हैं हम लोग। बल्ब के नाम है PQR, दीज आर PQR बल्ब। इन्होंने बच्चों एक काम किया है, यहाँ से इन्होंने एक वायर लेके इधर कनेक्ट कर दिया है, कुछ शॉर्ट सर्किटिंग कर दिया।
एक वायर लिया और वायर को बल्ब से इधर से पास करा दिया है। अब यहाँ पर बोला है कि क्यों बल्ब नहीं जल रहा है, ये दोनों ग्लो कर रहे हैं, क्यों नहीं जल रहा है? इसका आंसर क्या है? देखिए काफ़ी सिंपल है। यहाँ बल्ब में देखिए रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है और ये वायर जो है इसमें रेजिस्टेंस इसके कंपेयर में कम होगी क्योंकि टंगस्टन का तार है बच्चों, लेंथ ज़्यादा है, ये सिंपल लो रेजिस्टेंस का वायर है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस जब कम होती है तो करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जिसमें से रेजिस्टेंस कम है, तो सारा करंट जाकर इसमें से होकर आ जाएगा, बल्ब तक कोई करंट जाएगा ही नहीं, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब डू नॉट ग्लो। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग करा दी गई है, एक लो रेजिस्टेंस वायर लगाकर इन्होंने सारा करंट उसी से भेज दिया है, तो ये था इसका रीजन। अब इसका बी पार्ट भी है बच्चों, एक बी पार्ट है, टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इतना। देखिए बी पार्ट में बोला जा रहा है दो रेजिस्टेंस है, कंसिडर कर लेते हैं R1 एंड R2। इन्होंने बोला अगर इन्हें हम पैरेलल में लगाएं इस तरीके से, ठीक है, R1 R2 को, तो आपको जो टोटल मिलता है ना पैरेलल में वो मिलता है 10/3। और इन्होंने फिर बोला अगर इन्हीं को हम सीरीज में लगा दें R1 R2 को, तो जो टोटल मिलता है वो मिलता है बच्चों 15। तो बताइए R1 की वैल्यू क्या है और R2 की वैल्यू क्या है? ये भी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसे कैसे किया जाएगा देखिएगा, सबसे पहले R टोटल मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो टोटल हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि ये आपको रेसिप्रोकल में नहीं देता, 1/R करके नहीं देगा, डायरेक्ट R आएगा, तो 10/3 रख दें। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सीरीज का दे रखा है, सीरीज में है R1 प्लस R2 इक्वल टू 15 ओम, इस तरीके से ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनको हमें ऐसे सॉल्व करना है जिससे हमारे R1 R2 आ जाए। अब कैसे सॉल्व किए जाएंगे, दिमाग लगाइए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करें। इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चन। चलिए बच्चों इसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। देखिए R1 प्लस R2 है 15, इसको हम रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे आप 1 इक्वेशन में पहुंचेंगे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दिया है 15, यहाँ 15 लिख दीजिए, 10/3 कैलकुलेशन कर लें जिससे आपको R1 R2 का प्रोडक्ट मिल जाए। 10 इंटू 15/3, 3 से कैंसिल 5 टाइम्स, यू विल गेट 50 ओम। अब देखिए R1 R2 का प्रोडक्ट मिल गया, आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, R1 आएगा 50/R2। अब R1 आपको मिल गया, अभी आंसर नहीं आया बट R1 इन टर्म्स ऑफ R2 मिल गया। अब इस R1 को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन सेकंड। जैसे आप इसे सेकंड में रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 50/R2 प्लस R2 इक्वल टू 15। अब आप एलसीएम वगैरह लीजिएगा, R2 एलसीएम 50 प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 50 प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 15R2। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना आप लोग जानते होंगे कैसे करते हैं। आप इसके फैक्टर करिए, 50 बना, 50 के फैक्टर्स 10 एंड 5, तो यहाँ पे मिलेगा R2 स्क्वायर माइनस 10R2 माइनस 5R2 प्लस 50। पेयर बना लीजिएगा, जैसे आप पेयर क्रिएट करेंगे आपको R2 कॉमन मिल जाएगा, R2 माइनस 10, इधर से आपको मिल जाएगा माइनस का 5 कॉमन, R2 माइनस 10, R2 का वैल्यू आ जाएगा 5 एंड 10। ये आपके बच्चों R2 की दो वैल्यू आ गई, 5 एंड 10 ओम। अब यहाँ पर R2 जब आ जाए तो R2 को रख दीजिएगा, R2 को रखें इधर R1 में। R1 कितना है 50/R2, तो सबसे पहले हम R2 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 5 ओम। जब आप 5 ओम रखेंगे तो R1 मिलेगा 10 ओम, और जब आप R2 की वैल्यू 10 ओम रखेंगे यहाँ तो R1 आपको कितना मिल जाएगा 50/10 दैट इज 5 ओम। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पेयर तो हमें ये मिला, R1 मिला 10 ओम, कब, जब R2 कितना था 5 ओम, और सेकंड आंसर है, और एक पॉसिबल केस है R2 है 10 ओम और R1 कितना मिला है हमें 5 ओम। तो ये है बच्चों आपका आंसर, दैट्स सेक्शन डी। अब देखिए सेक्शन डी में आप लोग आ जाइए फटाफट से। सेक्शन डी में हमारे पास है, अब मैं डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है डायरेक्ट हमारे पास, ढूंढिए कौन सा क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन 36 में बोला जा रहा है, आपको एक डायग्राम दिया है, देखिए रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का एक डायग्राम है, इस तरीके से प्रिज्म लगाए गए हैं यहाँ पर और एक लाइट इंसिडेंट करी है। इन्होंने बोला है व्हाट कलर विल सीन ऑन द स्क्रीन, यहाँ स्क्रीन लगी हुई है बच्चों,
अब इन्होंने बोला है स्क्रीन पे कौन सा कलर दिखेगा, बताइए व्हाइट या विबग्योर। आप लोग फटाफट से बताएं मुझे। यहाँ पर कैसे करेंगे, व्हाइट लाइट आ रही है, यहाँ से जब व्हाइट लाइट जाती है बच्चों तो ये हमारा कौन सा प्रिज्म होता है, क्राउन प्रिज्म, ये है फ्लिंट प्रिज्म। जब बच्चों व्हाइट लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ पे डिस्पर्जन होगा और ये लाइट जो है हमारी 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी इस तरीके से, विबग्योर। ठीक है, यहाँ से VIBGYOR। और जब ये विबग्योर पैटर्न इस प्रिज्म पर पड़ेगा जो कि उल्टा रखा हुआ है तो ये सभी रेस को कन्वर्ज कर देगा और सबको कंबाइंड कराकर एक व्हाइट लाइट डालेगा इस प्रिज्म पर। यहाँ पर वापस से कौन सी लाइट आ जाएगी, व्हाइट। और जब बच्चों व्हाइट वापस से थर्ड प्रिज्म पर पड़ेगी तो वापस से यहाँ डिस्पर्जन होगा और आपको स्क्रीन पर सभी सातों रंग दिखने लगेंगे इस पैटर्न में, विबग्योर। तो आपका जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो आपके सामने है कि व्हाट कलर विल बी सीन ऑन द स्क्रीन, तो ये कलर्स आपको दिखेंगे। बी है कॉपी द डायग्राम अबव एंड ड्रॉ द बीम एंटरिंग प्रिज्म 1 एंड इमर्जिंग फ्रॉम प्रिज्म 3। ये हमने आपको बता ही दिया है ड्रॉ करके डायग्राम कि किस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनेगा। इसमें बाकी भी आप रेस दिखा सकते हैं अंदर। ठीक है, थर्ड है नेम ऑल द प्रोसेस दैट टेक प्लेस व्हेन द बीम ऑफ लाइट एंटर्स द प्रिज्म 1 एंड इमर्जेस फ्रॉम प्रिज्म 3। इन्होंने बोला बच्चों कौन कौन से यहाँ पर प्रोसेस हुए हैं। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे क्या हुआ है, हमारा एक वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गई, डिस्पर्जन हुआ और डिस्पर्जन के साथ साथ क्या हुआ है, प्लस रिफ्रैक्शन। एक लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है बार बार। ये आपका हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए इसमें चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया है बच्चों, और में है। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 36 फटाफट से रीड करें। देखिए इन्होंने बोला है ह्यूमन आई चैप्टर से क्वेश्चन है, रूपल सफर्स फ्रॉम मायोपिया। एक स्टूडेंट है रूपल जो कि मायोपिया उसे हो रखा है। वेयर वुड द इमेज फॉर्म इन हर आई। इन्होंने बोला है कि उसका जो इमेज होगा अगर उसे मायोपिया बीमारी है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है मायोपिया डिजीज में जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, इसलिए पर्सन को दिख नहीं पाता है। और मायोपिया का और दूसरा नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट से इसका आंसर नोट कर सकते हैं। अगेन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ह्यूमन आई का, आप लोग वहां से जाके इसे पढ़ सकते हैं। आगे बोला है नेम द टाइप ऑफ लेंस। सभी को पता है लेंस भी मैंने पढ़ाया था, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। इन्होंने बोला रूपल अंडरवेंट कैटरैक्ट सर्जरी एंड हर आई लेंस was replaced with an artificial lens with a fixed focal length made of plastic silicon. State 1 likely visual disadvantage that Rupal is likely to experience as compared to a person who has normal eyesight. यानी इन्होंने बोला रूपल को जो है हम लोगों ने एक लेंस प्रोवाइड किया है जो कि प्लास्टिक मटेरियल सिलिकॉन से बनाया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि बच्चों जो हमारी नॉर्मल आई होती है उसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, यानी लेंस का पावर होता है कि वो उसकी एबिलिटी कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की रेस को, बट उसकी ह्यूमन आई में यही प्रॉब्लम है, तभी उसको लेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल। तो हम लिख सकते हैं पर्सन वुडंट हैव पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट देखिएगा इन्होंने बोला है एक डायग्राम बनाया हुआ है, इमेज पे दिख रहा होगा आपको। इस डायग्राम में बोला जा रहा है कि ये जो PQRST पॉइंट्स हैं इसमें ह्यूमन आई में, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए ह्यूमन आई का। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं S हमारा रेटिना है, T क्या है हमारा आई लेंस, R सिलरी मसल्स हैं, Q हमारा कॉर्निया हो गया, P हमारा क्या हो गया आइरिस और प्यूपिल। तो इस तरीके से आपको ये जो लेबल पार्ट हैं ये आपको बताने हैं, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा लेबल पार्ट ये इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने लिखा हुआ है जैसे कि पहला देखिए इट हेल्प इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फर्स्ट का आप देख सकते हैं R है, यानी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कौन करवाता है ह्यूमन आई में से, दैट्स सिलरी मसल्स। इस तरीके से आंसर है, आई होप आप समझ पाएंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 4 रजिस्टर है, वोल्ट मीटर एमीटर लगाया गया है, रेजिस्टेंस पूछा है, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे बच्चों, आपको उसी से सॉल्व करना है। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर R4 मेजर। क्वेश्चन 39 बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है 39। पढ़ते हैं क्या है। इन्होंने देखिए एक सर्किट डायग्राम दिया है, फटाफट से ड्रॉ कर लें। कुछ इस तरीके से है ये डायग्राम, यहाँ कुछ वैल्यूज दी हैं 15 ओम। तो देखिए बच्चों ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर इन्होंने बोला व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। तो ये तो काफी सिंपल है, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगाया, अभी के लिए इसे इग्नोर करें।
ये पैरेलल, पहले पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं। 1/r' इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3। वैल्यूज रख दीजिए 1/30, 1/15, एलसीएम कितना आएगा 30, 1 + 2 यू विल गेट 3/30। रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, यू विल गेट 10 ओम। अब ये कंप्लीट सॉल्व करके कितना आ गया 10 ओम। तो यहाँ पर एक न्यू इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा इस तरीके से। इन दोनों को हम हटाएंगे और 10 ओम का एक रजिस्टर लगा देंगे। और इधर पहले से हमारे पास है 15 ओम और इधर है हमारे पास 15 ओम। अभी तीनों किस में आ चुके हैं बच्चों, इन सीरीज। सीरीज में क्या करते हैं, r' इक्वल टू 15, 10 + 15 ये हो जाएगा 40 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस का आंसर ये है। आगे इन्होंने बोला हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल द वोल्ट मीटर रीड। अब बच्चों यहाँ पर ये जो R4 के नीचे वोल्ट मीटर लगा है, इसकी रीडिंग पूछिए कि R4 में कितना वोल्टेज आ रहा होगा ये बताइए। तो कैसे बताएंगे हम लोग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज में आ चुके हैं ये सब। सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। तो इसमें जितना करंट उतना ही यहाँ करंट जा रहा होगा। तो हम लोग करंट निकालते हैं यहाँ कितना पहुंचेगा। करंट निकालने के लिए देखिए टोटल करंट ही काम आ जाएगा। टोटल करंट आप कैसे निकालेंगे, वोल्टेज बाय रजिस्टर। वोल्टेज कितने का है बैटरी का, चेक कर लीजिए डायग्राम में हो, दैट इज 20 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 40। यू विल गेट 1/2 एम्पियर। इतने एम्पियर का करंट यहाँ तक पहुंच जाएगा क्योंकि बच्चों सीरीज में करंट सेम। तो वोल्टेज के लिए आप लोग क्या करेंगे, IR लगा दीजिए। करंट कितना जा रहा है R4 में 1/2, रेजिस्टेंस कितने का है 15, यू विल गेट 15/2। कितना होता है ये 7.5 वोल्ट। इतना वोल्ट हमारा वोल्ट मीटर रीड करेगा। चॉइस में भी एक क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर R1। इन्होंने बोला है R1 कितनी पावर खर्च करेगा, लिबरेट करेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सभी ने पढ़ा है, पावर इक्वल टू I²R। तो I अभी निकाला था आपने, टोटल ही काम आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितनी है 15। सॉल्व करिएगा बच्चों आप लोग खुद से, पावर आ जाएगा वॉट में। नेक्स्ट है इसमें, इफ R3 इज रिमूव्ड विल द नेट करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और रिमेन सेम। इन्होंने बोला बच्चों अगर हम यहाँ से R3 को हटा दें, अगर हम R3 को रिमूव कर दें तो क्या हमारे जो करंट है वो बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। तो बच्चों रजिस्टर निकालने से करंट बदलता है, क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू जब कोई गायब होगी वहां से तो करंट पे असर पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। R3 को यहाँ से हटा देते हैं तो आपके पास देखिए बस इतना बचेगा। यहाँ इस तरीके से एक बैटरी लगा दीजिए इधर 20 वोल्ट का। ये कितना वैल्यू है 15, 30, नीचे से एक इग्नोर कर देंगे, हम हटा देंगे वहां से। अब इन तीनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 15, 15, 30, 30 और 30 60। यानी आप जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल वो 60 आ रहा है बच्चों। क्या रेजिस्टेंस टोटल बढ़ गया, पहले टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था 40, अब कितना हो गया 60। यानी हमारा रेजिस्टेंस जो है अब बच्चों बढ़ गया है। और रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कैसा हो जाता है, कम। तो अब हमारा करंट जो है और कम हो जाएगा। तो ये लिखना है बच्चों आपको इसका आंसर। तो बच्चों फाइनली हम लोगों ने सैम्पल पेपर सेट 1 का सोल्यूशन कर लिया है, वो भी फिजिक्स पोर्शन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है कि क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ। अब यहाँ पर आपका काम होगा जितना भी हमने सोल्यूशन करा उस सोल्यूशन को समझना अच्छे से, किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड अराइज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरीके से आप मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और इसी प्रकार हम लोग सेट 2 का सोल्यूशन भी जल्दी अपलोड करेंगे। तो जब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह के CBSE रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।